अभी साउंड चालू है क्या? अरे रे रे रे, चलो। हेलो एवरीवन, कैसे दोस्तों आप लोग? सर सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, शानदार, मजेदार, जोरदार। ओके, हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड जितनी बेसिक जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए थी वो सारी जनरल नॉलेज ले चुके। उसके लिए हमने मीनिंग ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ये भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर विच कैन अफेक्ट द डिविडेंड पॉलिसी, व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट फॉर द डिविडेंड पॉलिसी। ये सारी बातें लगभग हमारी हो चुकी है, जिससे आप डिविडेंड पॉलिसी के बेसिक वोकेबलरी को सीख चुके हैं, बेसिक वर्ड्स को सीख चुके हैं। अब नंबर आता है दोस्त अलग अलग मॉडल्स का। सर अलग अलग मॉडल मतलब थ्योरी समझ लो। सर तो फिर थ्योरी क्यों नहीं बोल देते? जैसे यहाँ पे आप लिखा हुआ है वॉल्टर मॉडल, तो क्यों नहीं लिख देते वॉल्टर्स थ्योरी, गॉर्डन्स थ्योरी? मॉडल क्यों लिखा? दोस्त क्या होता है, जब कभी कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है किसी एक पर्टिकुलर सोच के साथ में, लेकिन जब उसमें ये उम्मीद होती है कि आगे जाके इस फॉर्मूले को और फिल्टर किया जा सकता है विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, चेंजिंग एनवायरनमेंट, इस फॉर्मूले के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, इसका भी एक अपडेटेड वर्जन आ सकता है, इसका भी एक फिल्टर्ड वर्जन, न्यू वर्जन आ सकता है, तो फिर वहां पे मॉडल लिखा जाता है। और जब कभी ऐसा लगता है कि यार ये अपने आप में कंप्लीट है, इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं हो सकते, जहां पे अजम्पशन फॉलो हुई वहां पर ये हमारी अजम्पशन या हमारा जो लॉ है ये एप्लीकेबल हो गई होगा, तो वहां पे थ्योरी लिख देते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो एज ए स्टूडेंट आपके लिए मॉडल थ्योरी दोनों एक ही चीज है। ठीक है सर, पढ़ना क्या है हमने दोस्त यहां पर अलग अलग डिफरेंट मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी पढ़नी है। डिफरेंट मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इसलिए बताई गई थी ताकि आपको एक ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी बनाने में मदद मिल सके। तो दोस्त आओ शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। और डिविडेंड पॉलिसी में अब बात आती है थ्योरीज ऑफ डिविडेंड की और द डिफरेंट मॉडल ऑफ डिविडेंड। अब डिफरेंट मॉडल ऑफ डिविडेंड पे जैसे मैंने पहले भी कहा था जब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा था, उस समय कुछ मॉडल ऐसे हैं या कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो ये मानती हैं कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी आपके शेयर के मार्केट प्राइस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है। इसीलिए अगर आप अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, जो कि एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजर का, तो अगर आप अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप ये कोशिश करो कि आपके शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ जाए। और अगर शेयर के मार्केट प्राइस के ऊपर कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट डाल सकती हो, इन दैट कंडीशन अ फाइनेंशियल मैनेजर शुड बी वेरी प्रिकॉशियस व्हाइल डिसाइडिंग द डिविडेंड पॉलिसी। क्योंकि कोई भी गलत डिविडेंड पॉलिसी कहीं ना कहीं शेयर के मार्केट प्राइस को गिरा देगी, और अगर शेयर का मार्केट प्राइस गिरा तो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होने की बजाय डिटेरिएट होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए एक ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए जो आपके फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाइड करे। तो कुछ मॉडल ऐसे जो है मानते हैं कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी शेयर के मार्केट प्राइस के ऊपर इंपैक्ट डालती है, और ऐसे मॉडल से या ऐसी थ्योरी को हम लोग कहते हैं रेलेवेंट थ्योरीज ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। रेलेवेंट इसीलिए क्योंकि ये थ्योरीज कहती हैं दैट डिविडेंड पॉलिसी इज वन ऑफ द रेलेवेंट फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। लेकिन एक थ्योरी ऐसी भी है, एक मॉडल ऐसा भी है जो ये कहता है कि आपकी जो चाहे वो डिविडेंड पॉलिसी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर के मार्केट प्राइस के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मींस डिविडेंड पॉलिसी इज इररेलेवेंट फॉर डिसाइडिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। और ये एक ही अप्रोच है, एक ही मॉडल है जिसको हम लोग कहते हैं एमएम अप्रोच या एमएम मॉडल। तो ऐसी कंडीशन में हमने दो तरीके की थ्योरीज पढ़नी है। एक वो थ्योरी जो है मानती है कि आपका एक ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो आपके शेयर की मार्केट प्राइस के ऊपर अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है, और एक वो थ्योरी जो ये मानती है कि आपका ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो कुछ भी हो सकता है, जो चाहे वो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल नेवर गेट अफेक्टेड। ओके, तो सर रेलेवेंट पॉलिसी के अंदर या रेलेवेंट मॉडल के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? दो, एक तो वॉल्टर मॉडल, दूसरा गॉर्डन मॉडल। ठीक है सर, आओ पहले वॉल्टर मॉडल की बात करते हैं। वॉल्टर मॉडल डेवलप किया था प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर ने। सर ये कौन थे? ये भी अपने आप में एक फाइनेंशियल मैनेजर थे, बड़ा दिमाग लगाते थे, बैठे बैठे खूब काम करते थे, मेहनती आदमी थे, इज्जत करनी चाहिए, आदरणीय भद्र पुरुष थे। सर आदरणीय भद्र पुरुष मतलब रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन थे। ठीक है सर, ओके आगे चलो। इससे ज्यादा मैं क्या इनका इंट्रोडक्शन दूं बेटे, इनका नाम ही काफी है। इनका नाम किसी इंट्रोडक्शन के लिए मोहताज नहीं है। आगे की बात सुनो, मुद्दे की बात सुनो, इनकी ज्ञान और इनकी शिक्षा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। व्हाट इज इन द नेम यार। हाँ ठीक है सर, आगे चलो फिर। दोस्त वॉल्टर मॉडल के अंदर या जेम्स ई वॉल्टर साहब ने जो फॉर्मूला दिया था उसको हम लोग प्यार से वॉल्टर मॉडल के नाम से पुकारते हैं। वॉल्टर मॉडल के अंदर उन्होंने कहा था कि भाई
आपको अगर अपनी किसी भी आपको अपनी मतलब अपनी कंपनी के लिए अगर कोई एक ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी बनानी है तो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी के लिए आपको दो चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। सर किन किन चीजों पे? एक तो है दोस्त आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाम सुना हुआ लग रहा है क्या? यस सर। कहां सुना था सर? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमने कैपिटल बजटिंग के अंदर सुना था। यस सर। सर बड़ा रुलाया था, क्या मेथड तो थी, ट्रायल एंड एरर और इंटरपोलेशन, बाप रे बाप, लेकिन सर हमको समझ में आई। मैंने कहा वेरी गुड, बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहना, गुड। दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नाम सुना है कि हाँ सर, पूरा का पूरा चैप्टर ही था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके अंदर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज भी पढ़ी थी, फिर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाली थी, अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी, फिर उसके बाद हमने उसकी वेटेड एवरेज भी निकाली थी, इसको कहा था हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यस। तो मैंने कहा आप अपनी कंपनी के लिए जब भी एक ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो ढूंढना शुरू करें तो आप इन दोनों को कंपेयर करें। किस किस को कंपेयर करें? एक तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंपेयर करें। सर ऐसा क्यों? देखो, हम जिसको कहते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इस थ्योरी के अंदर इसको आर के नाम से पुकारा गया है, पहली बात तो, ठीक। इसलिए मैं भी इसको स्मॉल आर लिखूंगा। जैसा वॉल्टर साहब ने लिखा था उसको पूरी इज्जत देंगे, पूरी तरीके से जैसा उन्होंने लिखा था उन्हीं नोटेशन को यूज करेंगे। दूसरा, हम जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, इस मॉडल के अंदर स्मॉल के से लिखा गया, हम भी इसको स्मॉल के से लिख के इसको पूरी इज्जत देंगे। मैंने कहा दोस्त ये बताओ ये k इज इक्वल टू क्या होता है? सर k इज इक्वल टू होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने कहा ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या? सर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या? सर हम जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंड रेज करने जाते हैं तो हमारे पास में अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं। उन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से फंड रेज करते समय जो एक्स्ट्रा हमको खर्च करना पड़ता है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स की जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस होती है, उन रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए उनको जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इक्विटी शेयर इशू किया तो इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी डिविडेंड मांगेंगे, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के नाम पे प्रेफरेंस डिविडेंड मांगेंगे, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया तो बैंक वाले लोन के अगेंस्ट में हमसे इंटरेस्ट मांगेंगे, एंड दैट इंटरेस्ट एक्चुअली इज द कॉस्ट ऑफ योर टर्म लोन। But if we are raising the fund by issuing the debenture, then we will have to pay the interest to the debenture holder, and this interest will become the cost of debenture. Clear? Yes sir, clear. तो अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की अलग अलग कॉस्ट हो सकती है, तो इसको इन्होंने एक नाम दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम लोग लिखते हैं ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसको समझने के लिए बड़ी सिंपल थ्योरी है। कॉस्ट इन्होंने कह दिया खर्चा। सर किस चीज का? इन्होंने कह दिया ये है तुम्हारा मार्केट से कैपिटल रेज करने का खर्चा है। सर खर्चा? हाँ क्यों नहीं, सुनो, आपने बैंक से लोन लिया, प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करोगे ही करोगे। यस सर। इंटरेस्ट तो अलग से पे करोगे ना? हाँ, तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या एक्सपेंस ही है ना, खर्चा ही ना? यस सर खर्चा है, ठीक है। आपने अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से फंड रेज किया, फंड रेज करने का अपना कुछ खर्चा आया, फिर इसको आपने एक बिजनेस के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद से उस प्रोजेक्ट से या उस बिजनेस से भी आपको इनकम आना शुरू हो गई। अब जो आपको इनकम आ रही है, जो आपकी कमाई हो रही है, वो आपके लिए क्या था? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। क्लियर इतना? यस सर। यानी मैं इसको अपनी इनकम लिख दूं? हाँ सर, इसको हम अपनी इनकम लिख सकते हैं, या अगर हिंदी में लिखना हो तो फिर मैं इसको अपनी कमाई लिख सकता हूँ। ये अरे यार, एक तो हिंदी मेरी बड़ी कमाई, ये है मेरी कमाई, ठीक है सर। इन्होंने कहा एक काम करो, इन दोनों को कंपेयर करो। अच्छा सर, इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि पहली कंडीशन हो सकती है आर इज ग्रेटर देन के। मतलब सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है। इसका मतलब सर हम कमाते ज्यादा हैं, खर्चा हमारा कम है। अगर तुम ज्यादा कमाते हो, खर्चा तुम्हारा कम है, तो फिर वॉल्टर मॉडल के हिसाब से इन्होंने कहा कि आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी जिसको हम लोग कहते हैं डीपी रेशियो, ये होगा 0%। और रिटेंशन रेशियो मतलब जो अपना प्रॉफिट आप अपने पास में रोकोगे, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करोगे, उसको कहते हैं हम लोग रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो कितना होगा? 100%। सर ऐसा क्यों? सुनो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मान लो तुम्हारी 10% है, इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर आपसे 10% की उम्मीद लगा के बैठा है। लेकिन अगर आप आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर आप 15% कमाते हो, तो इक्विटी शेयर होल्डर आपसे 10% की कमाई की उम्मीद लगा के बैठा है, लेकिन आप 15% कमा रहे हो, तो बेटर ऑप्शन है ना कि डिविडेंड पार्टी क्यों रहे हो, पूरे पैसे को अपने बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो री इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर भी तो आगे जाके 15% कमाओगे।
इक्विटी शेयर होल्डर को अगर ये पैसा बांट दोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर इसको कहीं और जाके इन्वेस्ट करेगा, कहीं और जाके इन्वेस्ट करेगा तो वहां पर उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी 10%। अगर वो 10% में इन्वेस्टमेंट कर देता है तो फिर अल्टीमेटली हमारा इक्विटी शेयर लॉस में जाएगा। क्यों लॉस में जाएगा? क्योंकि आज अगर तुमने डिविडेंड बांट दिया, वो बाहर जाके 10% पे कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता है तो फ्यूचर में उसको जो इनकम मिलेगी 10% के हिसाब से मिलेगी, लेकिन हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, हम उसकी उम्मीद से ज्यादा उसको कमा के देंगे, तो बेटर ऑप्शन है कि पूरा का पूरा डिविडेंड रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया जाए और पूरा का पूरा प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया जाए, डिविडेंड के नाम पे कुछ ना बांटा जाए ताकि इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है सर, लेकिन एक बात बताओ, हमने तो ये जो के निकाला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो डेट्स इक्विटी सबकी एवरेज निकाली हमने, वेटेड एवरेज निकाली थी। अब यहां पे जब लो कॉस्ट डेट का हमने बेनिफिट लिया है तो लो कॉस्ट डेट के बेनिफिट के चक्कर में तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% हुई है। आप तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कन्वर्ट करने लगे, कंपेयर करने लगे। मैंने कहा नहीं, पहली अजम्पशन सुनो। अब यहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है अजम्पशन। पहली अजम्पशन क्या है? A firm finance all investment through retained earning। वॉल्टर साहब का कहना यह था कि मेरा मॉडल तभी काम आ सकता है जब एक फर्म ऑल इक्विटी फर्म हो, यानी आपकी फर्म क्या होना चाहिए? आपकी कंपनी, आपकी फर्म, आपका बिजनेस ऑल इक्विटी फर्म होनी चाहिए। आपका बिजनेस होना चाहिए ऑल इक्विटी फर्म। ऑल इक्विटी फर्म का मतलब यह है कि आपने मार्केट से कोई उधारी नहीं ले रखी है, आपने किसी तरह का कोई फंड बोरो नहीं कर रखा है, किसी तरह का कोई बोरोड फंड नहीं है, कोई डेट कैपिटल आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में है ही नहीं। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके शेयर होल्डर का पैसा बिजनेस के अंदर लगा हुआ है। और आगे भी आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप बाहर से कोई पैसा नहीं उठाएंगे। आपने जो कमाया है उससे आपने जो रिटेन अर्निंग में बचाया है, उसी रिटेन अर्निंग को आप अपने फर्दर प्रोजेक्ट में या आगे आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बाहर से आप कोई भी पैसा नहीं उठाएंगे। अब एक बात बताओ, पहली असम्पशन नहीं कह दिया कि आपकी फर्म या आपकी कंपनी ऑल इक्विटी फर्म होनी चाहिए। अब ऑल इक्विटी फर्म है तो आपने तो कोई उधारी का पैसा लिया ही नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। इसका मतलब डेट कैपिटल तो है ही नहीं ना यहाँ पर, और डेट कैपिटल नहीं है मतलब आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ क्या है? इक्विटी कैपिटल है। और अगर इक्विटी कैपिटल है तो यहां पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी किसके बराबर होगी? पहले भी पढ़ रखा था, अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीजें होती थी, डेट्स और इक्विटी। अब कुछ परसेंट डेट होता था, कुछ परसेंट इक्विटी होता था, इन दोनों को मिला के आप क्या बनाते थे? कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे उधारी लेनी ही नहीं है, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं किसी से उधारी नहीं मांगूंगा। तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट किससे होगा? इक्विटी से होगा। और अगर पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट होगा इक्विटी से होगा तो जो मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वही मेरे लिए क्या होगी? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहली असम्पशन इन्होंने लगा दी कि भाई आपकी जो फर्म होगी वो ऑल इक्विटी फर्म होगी, और ऑल इक्विटी फर्म होने से आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कैपिटल नहीं होगी। और अगर डेट कैपिटल नहीं होगी तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या के ये हमेशा किसके बराबर होगी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होगी। अब जब ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर है और मैं इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर करता हूं, तब मैं कहता हूं कि मेरे इक्विटी शेयर होल्डर मुझसे 10% प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी मैं 15% प्रॉफिट कमाता हूं, 10% से ज्यादा प्रॉफिट कमाता हूं। इसका मतलब मैं अपने शेयर होल्डर की उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं। इसीलिए इंस्टीड ऑफ पेइंग डिविडेंड मुझे पूरा का पूरा प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देना चाहिए। लॉजिक भी बताया था उन्होंने, बिल्कुल सही और सटीक लॉजिक दिया था उन्होंने। लॉजिक ये दिया था पूरा पैसा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करो, आगे जब कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उस प्रोजेक्ट में पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी रिटेन अर्निंग का ही लगाओगे। और आर क्या है आपके लिए? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आपको 15% का प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, आगे जो प्रोजेक्ट आएंगे जब उसमें रिटेन अर्निंग इन्वेस्ट होगी तब भी तो आप 15% ही प्रॉफिट कमाओगे। यानी आप फ्यूचर में अपने शेयर होल्डर की उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। और अगर आप शेयर होल्डर की उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, इसका मतलब आप अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। और शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे बढ़िया आइडिया यही कहता है दैट profit should not be distributed in the name of dividend, all the profit should be transferred to retained earning। बात खत्म। इसका मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% होगा, रिटेंशन रेशियो 100% होगा। ऐसी कंपनियां जहां पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा था, ऐसी कंपनियों को मिस्टर वॉल्टर ने नाम दिया था ग्रोथ कंपनी।
सर ग्रोथ कंपनी क्यों भैया? सीधी बात है, इक्विटी शेयर होल्डर इंडस्ट्री को देख के 10% की आपसे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, आप 10% से ज्यादा कमा रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं ग्रोथ तो कर रहे हो ना। यस सर, ठीक है। अब वॉल्टर साहब ने कहा कि सिचुएशन दूसरी ये हो सकती है कि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम हो। अच्छा सर, अब क्या करेंगे? अब यहां पे दोस्त आपका डिविडेंड पे आउट रेशो होगा 100%, रिटेन अर्निंग में आप ट्रांसफर करेंगे 0%। ऐसा क्यों? आपका शेयर होल्डर आपसे मार्केट की कंडीशन के हिसाब से 10% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखता है, सॉरी, मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपसे 10% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखता है और आप कमा रहे हो 8%। तो बेटर ऑप्शन है ना, पूरा का पूरा डिविडेंड किसको बांट दो? शेयर होल्डर को बांट दो। शेयर होल्डर आपसे डिविडेंड लेगा, डिविडेंड लेके मार्केट में जाएगा, मार्केट में कहीं ना कहीं उसको 10% इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, वहां पे जाके इन्वेस्ट करेगा। तो शेयर होल्डर फ्यूचर में कितना कमाएगा? 10%। और अगर ये पैसा हम अपने पास रखते, अपने प्रोजेक्ट में, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते, तो फ्यूचर में हम कितना कमाते? 8%। तो अगर हम फ्यूचर में 8% कमाते, इक्विटी शेयर होल्डर को 8% का डिविडेंड बांटते, तब भी तो इक्विटी शेयर लॉस में जाता। तो इक्विटी शेयर होल्डर की भलाई के लिए ऐसे समय पे सबसे बढ़िया ये है कि पूरा का पूरा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के नाम पे बांट दो। इक्विटी शेयर होल्डर अपना डिविडेंड अपने साथ घर लेके जाए, घर ले जाने के बाद मार्केट में इन्वेस्टमेंट की कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढे। अगर वो हमसे 10% डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन रख रहा है, अगर वो हमसे 10% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख रहा है, इसका मतलब उसको मार्केट में कहीं दूसरी जगह 10% रिटर्न मिल रहा होगा, तब तो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो बेटर ऑप्शन उसको 10% कमाने दो ना भैया, हम क्यों रखें अपने पास पैसा? ये इक्विटी शेयर होल्डर का, उनको बांट दो। तो ऐसी कंडीशन में आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होगा, लेकिन रिटेन अर्निंग कितना होगा? 0% होगा। अच्छा ठीक है। और उसके बाद ऐसी कंपनियों को दोस्त यहां पे नाम दिया गया, ऐसी फिर तीसरी कंडीशन ये आई यहां पर, हो सकता है कि कभी ये नौबत आ जाए R=K, इक्विटी शेयर होल्डर आपसे 10% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखता है और आप एग्जैक्टली 10% कमाते हैं, तो क्या करें? तो एनी डिविडेंड पॉलिसी इज ऑप्टिमम वन। कोई भी डिविडेंड पॉलिसी होगी तो वो अपने आप में ऑप्टिमम पॉलिसी होगी। क्यों? क्योंकि हम इक्विटी शेयर होल्डर को 10% की कमाई देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर अगर हमसे डिविडेंड लेके जाता है, मार्केट में कहीं और इन्वेस्ट करता है, तब भी वो 10% ही कमाएगा। तो हम उसको 10% कमा के दें, या इक्विटी शेयर होल्डर अपने डिविडेंड को कहीं और इन्वेस्ट करके 10% कमाए, इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ वैसे ही उतनी ही बढ़ने वाली है। इसीलिए आप जितना चाहो डिविडेंड बांटो, जितना चाहो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करो। इस समय ऐसी सिचुएशन में आप जो भी डिविडेंड पॉलिसी बनाएंगे वो अपने आप में एक ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी होगी। ठीक है सर। सर एक बात बताओ, मैंने कहा पूछो। सर हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आज की डेट में 10% है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारी रेट में 15% है। तब ऐसी कंडीशन में क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तब डिविडेंड पे आउट रेशो होगा 0%। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम होकर हो गया 8%, या हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ के हो गया 15%, तो दोस्त इस पॉसिबिलिटी को इन्होंने अपनी दूसरी असम्पशन के अंदर वैसे ही खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? उन्होंने कहा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों की दोनों यहां पर क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। सर ऐसा क्यों? अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो कल को जब बदलेंगी तो फिर आपको आपकी डिविडेंड पॉलिसी भी बदलनी पड़ेगी। तो इन्होंने जो बताया था कि इफ आर इज ग्रेटर देन के, 100% रिटेंशन, R is less than K, 100% dividend, R is equal to K, एनी पॉलिसी इज द ऑप्टिमम पॉलिसी। तब तक ही काम करेगा जब तक R और K ही यहां पर क्या है? कांस्टेंट। अगर सिचुएशन बदलती है तो आपको इनके साथ में यहां पर भी सिचुएशन बदलनी पड़ेगी। ठीक। अब तीसरी असम्पशन इन्होंने ये लगाई, बाकी दूसरी असम्पशन को वैलिड ठहराने के लिए तीसरी असम्पशन इन्होंने ये लगाई कि आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट के आप दो ही ऑल्टरनेटिव हैं आपके पास, या तो आप प्रॉफिट को डिविडेंड के नाम पे बांटेंगे, और या तो आप प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करके अपने बिजनेस के अंदर उसको री इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा क्यों सर? तो हम करते भी तो यही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार ये होता है कि हम जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम या तो डिविडेंड के नाम पे बांटते हैं, या तो हम उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं, और रिटेन अर्निंग में जब हमारे पास में जरूरत से ज्यादा पैसा हो जाता है और इमीडिएटली हमारे पास में कोई इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन नहीं होते, तो हम किसी दूसरे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने कहा था ऐसा नहीं करेंगे, आप अपने बिजनेस के अंदर इंटरनली यानी उसी बिजनेस के अंदर उसको इमीडिएटली री इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक। उसके बाद इन्होंने एक असम्पशन और भी लगाई। इन्होंने कहा कि भाई कंपनियों की जो अर्निंग पर शेयर होगी, जिसको आप कहते हैं ईपीएस,
और दूसरा जो डिविडेंड पर शेयर होगा जिसको आप कहते हैं डीपीएस, अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर, ये हमेशा और हमेशा कंपनी के लिए कांस्टेंट रहेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि असल में वॉल्टर मॉडल जो आया था, वॉल्टर मॉडल किसी भी शेयर की एक एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकालने के लिए आया था कि अगर हम डिविडेंड को बेस बना के जो भी रिटेन अर्निंग है, अपनी अर्निंग पर शेयर को, डिविडेंड को, रिटेन अर्निंग को बेस बना के किसी भी शेयर की मार्केट प्राइस निकालना चाहें तो कैसे निकालें। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि आप अपने अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर को यहां पर कांस्टेंट रखेंगे और आपकी फर्म की जिंदगी, लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी विल बी इनफाइनाइटली लार्ज। ठीक, तो दीज आर ऑल द अजम्पशन। पहली अजम्पशन क्या थी? पहली अजम्पशन थी कि आपकी फर्म या कंपनी ऑल इक्विटी फर्म होना चाहिए। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, ऑल द फंड विल बी फाइनेंस्ड बाय रिटेन्ड अर्निंग ओनली। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड व्हाट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विल रिमेन कांस्टेंट। थर्ड यहां पे था क्या? अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर विल रिमेन कांस्टेंट। फोर्थ इसके अंदर था जो भी आपके पास में प्रॉफिट आएगा या तो प्रॉफिट डिविडेंड के नाम पे बटेगा, आइदर द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग एंड इमीडिएटली दिस रिटेन अर्निंग शुड बी री इन्वेस्टेड इंटरनली। तुरंत आपके बिजनेस के अंदर ये री इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। और आखिरी अजम्पशन थी फर्म का जो लाइफ टाइम होगा वो इनफाइनाइटली लार्ज होगा। ठीक है सर, दीज आर ऑल योर अजम्पशन। अब इस अजम्पशन के बेसिस पर इन्होंने कहा कि आप अगर इन अजम्पशंस को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी शेयर की एक एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालने के लिए इन्होंने आपको एक फॉर्मूला पकड़ा दिया। कौन सा फॉर्मूला पकड़ा दिया? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के लिए इन्होंने कह दिया फॉर्मूला होगा आपका D1 डिवाइडेड बाय KE प्लस R इंटू E माइनस डी अपॉन KE डिवाइडेड बाय KE है। सर ये कैसा फॉर्मूला है? सुनो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए। प्लस D1 डिवाइडेड बाय KE इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। सर बड़ा अजीब सा फॉर्मूला नहीं, इन्होंने बड़ा लॉजिकली ये फॉर्मूला बनाया था। लॉजिकली फॉर्मूला ऐसे बनाया था क्योंकि इन्होंने अजम्पशन में क्या कहा है कि मान लो आपकी जो कंपनी है उसका लाइफ टाइम इनफाइनाइटली लार्ज होगा। यहां से आपकी कोई कंपनी शुरू होती है जीरो पीरियड, जिसको हम लोग कहते हैं टुडे। आज की डेट में आपको अपने शेयर की मार्केट प्राइस ढूंढनी है। अब मार्केट प्राइस किस पे डिपेंड करती है? कोई भी आदमी एक किसी भी चीज को खरीदने के लिए तो उतने ही पैसे देगा ना, ज्यादा से ज्यादा उतने ही पैसे देगा ना जितना उसको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। जितना रिटर्न मिलने वाला होगा उससे ज्यादा पैसे देके तो कोई सामान नहीं खरीदोगे आप। अगर आप मार्केट के अंदर कोई सामान खरीदने जाते हो, आपको लगता है कि इस सामान को जब मैं खरीद के घर लेके जाऊंगा, कंज्यूम करूंगा तो मुझे मैक्सिमम 500 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए देने को तैयार हो जाओगे, आप 600 रुपए तो नहीं दे दोगे ना उसके। वही कंसेप्ट इन्होंने यहां लगाया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी फर्म का लाइफ टाइम इनफाइनाइटली लार्ज हुआ, मान लेते हैं आपकी फर्म का लाइफ टाइम है इनफाइनाइटली लार्ज, ये देखो ये इनफाइनाइटली लार्ज टाइम पीरियड है, और अगर इस इनफाइनाइटली लार्ज टाइम पीरियड को छोटे छोटे नंबर ऑफ ईयर में डिवाइड कर दिया जाए तो फ्यूचर तक, इन्फिनिटी तक ये कंपनी चलती रहेगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल एंड सो ऑन। और ये कंपनी कहां तक चलती रहेगी? इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। एक अजम्पशन ये थी कि कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशो होगा या डिविडेंड पर शेयर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। यस सर, अगर उसी अजम्पशन को फॉलो करूं तो अगर मान लूं कि कंपनी इस साल मुझे 10 रुपए का डिविडेंड बांट रही है तो कंपनी मुझे हर साल 10 रुपए का डिविडेंड बांटेगी। इन्फिनिटी तक मुझे कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड बांटती रहेगी? 10 रुपए का। इनके बाद इसका कहना यह था कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी थ्रू आउट द ईयर लाइफ टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। सर लेकिन बड़ी अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा है? कंपनी जिंदगी भर एक ही जैसा ईपीएस कमाएगी। अब रियलिस्टिक है अनरियलिस्टिक है थोड़ी देर के लिए किनारे करो, पहले अजम्पशन पे काम करो। इन्होंने कहा कंपनी का जो डिविडेंड पर शेयर होना चाहिए वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। डिविडेंड पर शेयर मैंने कांस्टेंट रख दिया। इन्होंने कहा कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी कांस्टेंट होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर हर साल का 20 रुपए का है, यानी कंपनी हर साल 20 रुपए की अर्निंग कमाती है और उसके अगेंस्ट में 10 रुपए का डिविडेंड बांट देती है। ठीक, अब क्या होगा? देखो सबसे पहली बात, जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको आज अगले साल से लेके इनफिनिटी तक 10 रुपए का डिविडेंड मिलता रहेगा। क्लियर है? अब उसको ये जो 10 रुपए फ्यूचर में मिलेंगे अप टू इन्फिनिटी, उस फ्यूचर के कैश इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो।
कैश इनफ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू, इतना तो कैश में एक शेयर होल्डर को फ्यूचर में मिलने वाला है, यानी इतने पैसे तो देने को तैयार हो ही जाएगा। यस सर, ये देखो डिविडेंड की इन्फिनिटी तक के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने पहला फैक्टर यूज किया। सर ऐसे कैसे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को याद करो दोस्त, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसका नाम था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। परपेचुटी में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपने क्या बनाया था? पीरियोडिक इक्वल पीरियोडिकल पेमेंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंटिंग फैक्टर किया था। ये देखो पीरियोडिकल पेमेंट हो गया मेरा डिविडेंड, और आई या डिस्काउंटिंग फैक्टर बन गया मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अल्टीमेटली मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी के फॉर्मूले को यूज किया और डिविडेंड को मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से या कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कैपिटलाइज करके फ्यूचर में आने वाले सारे डिविडेंड की अप टू इंफिनिटी इन सबकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। इतना क्लियर? यस सर। अब आ जाओ दूसरे हिस्से पे। आपने 20 रुपए का अर्निंग पर शेयर कमाया, 10 रुपए इसमें से डिविडेंड में बांट दिए, बाकी 10 रुपए कहां गए? सर ये देखो हमने 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 10 रुपए का डिविडेंड बांट दिया, इसका मतलब बचे हुए 10 रुपए हमारे रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो गए। इतना ठीक? यस सर, ट्रांसफर हो गए रिटेन अर्निंग में। रिटेन अर्निंग में तुमने ट्रांसफर किया, तो इस रिटेन अर्निंग का क्या किया? अजम्पशन ये कहती है कि आप अपने प्रॉफिट के दो ही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप इसको डिविडेंड के नाम पे बांटेंगे, आपने इसको डिविडेंड के नाम पे बांट दिया, जो डिविडेंड अगले साल मिलेगा वही डिविडेंड इन्फिनिटी तक मिलता रहेगा। तो इन्फिनिटी तक मिलने वाले सारे डिविडेंड की मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, या तो आप अपने डिविडेंड या आप अपने प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे, एंड दिस रिटेन अर्निंग शुड बी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इंटरनली इमीडिएटली। तुरंत ये रिटेन अर्निंग आपके बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, 20 रुपए का आपने अर्निंग पर शेयर कमाया, 10 रुपए का आपने डिविडेंड बांट दिया। अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर ये क्या बताएगा? रिटेन अर्निंग पर शेयर बताएगा। यस सर, रिटेन अर्निंग पर शेयर आ गया। मैंने कहा देखो हर साल मैं 20 रुपए कमाऊंगा, 10 रुपए बांटूंगा, हर साल मेरी रिटेन अर्निंग 10-10 रुपए की होती जाएगी, और ये रिटेन अर्निंग बिजनेस के अंदर कब तक इन्वेस्ट होती रहेगी? इन्फिनिटी तक इन्वेस्ट होती रहेगी इन्फिनिटी तक। यस सर। लेकिन ये रिटेन अर्निंग पर शेयर है कि टोटल है? सर ये तो पर शेयर है। तो मैंने कहा इसकी टोटल मार्केट वैल्यू निकालो। पहले रिटेन अर्निंग जो आप इन्वेस्ट करोगे, रिटेन अर्निंग पे भी तो कुछ कमाओगे। आज आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड कर रखी है उस पे तो प्रॉफिट कमा ही रहे हो ना, जिसको आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का नाम दे रखा है और लिखने के लिए स्मॉल आर से लिख दिया। तो कल को जब मैं ये 10 रुपए एक्स्ट्रा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, तो ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी तो कल मुझे प्रॉफिट कमा के देगा। तो मैंने कहा बताओ इस रिटेन अर्निंग पे तुम कल कितना प्रॉफिट कमाओगे? सर जितना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उतना प्रॉफिट कमाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा ये जो आप प्रॉफिट कमाओगे इस प्रॉफिट की मार्केट वैल्यू निकालो। सर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? कैसी बात करते हो? आपने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के अंदर पढ़ रखा था, वैल्यू ऑफ फर्म विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। पढ़ा था। डेट की पॉसिबिलिटी को वॉल्टर मॉडल में पहले इग्नोर कर दिया, तो बचा क्या? वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म। और वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए क्या करते थे? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यही काम करते थे तुम, वही काम मैं यहां करने कह रहा हूं। मैंने कहा ये देखो 20 रुपए का अर्निंग पर शेयर कमाया, 10 रुपए का तुमने डिविडेंड बांटा, इसके बाद जो 10 रुपए तुम्हारे पास रिटेन अर्निंग में बच गए इसको तुमने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया। जब मैं इसको आर से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करता हूं तो इस रिटेन अर्निंग से मुझे जो एडिशनल प्रॉफिट होगा वो एडिशनल प्रॉफिट मिल गया। यस सर। अब मैं अगर इस एडिशनल प्रॉफिट को जो कि मेरे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दूं तो इसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। यस सर। तो अगर मैं इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दूं देन इट विल गिव मी द मार्केट वैल्यू और द रियल वैल्यू ऑफ माय एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक। अब ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट आज हो रहा है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आज हो रहे हैं कि फ्यूचर में होंगे? सर ये तो फ्यूचर में होंगे और हर साल होंगे। इसका मतलब ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट पहली बात तो आपके फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट हैं और ये फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट हर साल होने वाले हैं, एनुअली होने वाले। तो मैंने कहा फ्यूचर में जो आप हर साल इन्वेस्टमेंट करोगे उससे हर साल जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा जिसकी मार्केट वैल्यू आपने इतना फैक्टर यूज करके निकाल रखी है, मुझे इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या किया था? डिवाइडेड बाय के ई। इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए भी क्या कर देता हूं मैं? डिवाइडेड बाय के ई। तो बताओ तुम्हारा फॉर्मूला क्या बना? सर
अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर, ये क्या देगा, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर। इस रिटेन अर्निंग को मैं इन्वेस्ट करूंगा तो आर रेट ऑफ परसेंट से मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाऊंगा, तो आर अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकलेगा, इस रिटेन अर्निंग पे जितना हम एडिशनल प्रॉफिट कमाएंगे वो निकल गया। अब मैंने प्रॉफिट को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कैपिटलाइज कर दिया, तो इससे क्या मिल गई, मेरी अर्निंग के बेसिस पर रिटेन अर्निंग जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी करंट मार्केट वैल्यू मिल गई करंट मार्केट वैल्यू। अब क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हर साल होने वाला है, इसलिए मैंने कहा दोस्त हर साल होने वाले इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मैंने डिवाइडेड बाय के कर दिया। कंफ्यूज मत होना, पहली बार मैंने के क्यों किया, पहली बार मैंने के किया था मार्केट वैल्यू ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, पहली बार मैंने डिवाइडेड बाय के किया था ताकि मैं अपने इन्वेस्टमेंट की रिटेन अर्निंग के इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू निकाल सकूं। और दूसरी बार डिवाइडेड बाय के मैं क्यों कर रहा हूं, दूसरी बार डिवाइडेड बाय मैं के इसलिए कर रहा हूं ताकि इन फ्यूचर में हर साल होने वाले एडिशनल इन्वेस्टमेंट की मैं ओवरऑल इन सब की आज की डेट में एक प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकूं। दैट वाज द फॉर्मूला विच इज गिवन बाय जेम्स वॉल्टर साहब फॉर कैलकुलेटिंग द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। फाइनली लिख दो फॉर्मूला, यस सर लिख दो फॉर्मूला, उसमें क्या है ये लो, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विल बी, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड, कैसे निकालोगे, D1 डिवाइडेड बाय के प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब फ्यूचर एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकालना है तो इन्वेस्टमेंट कहां से होने वाला है, थ्योरी ये कहती है, अजम्पशन ये कहता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा ऑल दोज इन्वेस्टमेंट विल बी मेड आउट ऑफ रिटेन अर्निंग। और रिटेन अर्निंग क्या होती है, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले आप इसमें कितना रिटर्न कमाओगे वो निकालो, रिटर्न को कैपिटलाइज करो तो इससे मिलेगी वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग या वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग इन्वेस्टेड, और अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय के और कर दूं तो इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा दोस्त प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मार्केट प्राइस पर शेयर अंडर द वॉल्टर मॉडल। ठीक, लो दोस्त जल्दी से एक बार देख लो, यहां पर डी प्लस आर अपॉन के ई इंटू ई माइनस डी अपॉन के ई। सर ये ऐसा क्यों लिखा है, अरे दोस्त मैंने जो फॉर्मूला लिखा है ना वही लिखा है, ये देखो अगर मैं इन दोनों फैक्टर का एलसीएम निकालना चाहूँ तो एलसीएम क्या आएगा, के ई आएगा, ये लो होल डिवाइडेड बाय के ई, यहाँ पर क्या हो जाएगा D1 प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा आर इंटू ई माइनस डी डिवाइडेड बाय के ई, यही लिखा है ना, हाँ सर यही लिखा है, कुछ नहीं किया इन्होंने, एलसीएम अलग से निकाल रखा है। ओके, P is equal to price of share, E is equal to earning per share, D is equal to dividend per share, K is equal to cost of equity या rate of capitalization या discounting rate, जो बोलना है बोल लो, R is equal to internal rate of return या return on investment। ठीक, बेसिक प्रिंसिपल था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक, अब आगे जाके इन्होंने ऑप्टिमम डिविडेंड मॉडल बनाने कहा कैसे कहा, इन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसमें R इज ग्रेटर देन के, अगर R के से ज्यादा हो, इसका मतलब रेट ऑफ रिटर्न आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा हो, तो ऐसी कंपनियों को इन्होंने क्या नाम दिया, ऐसी कंपनियों को इन्होंने ग्रोथ कंपनियों के नाम से पुकारा। और अगर कोई कंपनी ग्रोथ कंपनी है तब उस कंडीशन में कितना डिविडेंड बांटना चाहिए, कुछ भी डिविडेंड मत बांटो। इन्होंने कहा कि भैया डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, यहां पर ये कह रहे हैं ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, 0, कोई भी डिविडेंड मत बांटो। उसके बाद अगर कभी सिचुएशन हुई कि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है तो ऐसी कंपनियों को उन्होंने डिक्लाइन कंपनी के नाम से पुकारा। डिक्लाइन कंपनी के नाम से इसलिए क्योंकि अब ये कंपनियां डी ग्रोथ के रास्ते पे चल रही हैं, और अगर डिक्लाइनिंग कंपनी है तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए भैया, सीधे सीधे हिसाब किताब आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होना चाहिए, पूरा का पूरा डिविडेंड बांट दो, रिटेन अर्निंग में कुछ भी ट्रांसफर मत करो। लेकिन कभी ऐसी नौबत आई जहां पर आपकी रिटेन अर्निंग को आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होगा, तो ऐसी कंपनियों को इन्होंने कांस्टेंट कंपनी का नाम दिया, क्योंकि ना तो ये ग्रोथ में है ना तो ये डी ग्रोथ में है, दे आर परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। तो ऐसी कंपनियां कांस्टेंट कंपनी, और ऐसी कंपनियों के लिए कोई भी डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो हो सकता है। सर ये बीच वाला क्या है, कोरिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस। सुनो, अगर आपकी कंपनी ग्रोथ कंपनी है,
कैसे पता चलेगा? इफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो समझ जाओ आपकी कंपनी कौन सी है, ग्रोथ कंपनी है। अगर ग्रोथ कंपनी है, इसमें अगर तुम यहां पर डिविडेंड बांटोगे तो क्या होगा? अगर डिविडेंड बांटोगे तो शेयर होल्डर की वेल्थ यहां पर इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। और अगर शेयर होल्डर की वेल्थ डिक्रीज होगी तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा नहीं, मार्केट प्राइस उल्टा गिरेगा। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। अगर ग्रोथ कंपनी है तो ऑलवेज रिमेंबर market price of share is inversely related to dividend। जितना ज्यादा डिविडेंड बांटोगे मार्केट प्राइस उतनी कम होगी, जितना कम डिविडेंड बांटोगे मार्केट प्राइस उतनी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मान लो आपकी डिक्लाइनिंग कंपनी है तो क्या होगा? डिक्लाइनिंग कंपनी अगर है तो कंपनियां तो वैसे धीरे धीरे डीग्रोथ हो रही हैं, अब कंपनी की उम्र ज्यादा नहीं बची, बंद होने वाली है। ऐसी कंडीशन में यहां पर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिविडेंड पर शेयर। ऐसी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा है कि जितना ज्यादा डिविडेंड बांटेंगे उतना ज्यादा इनको मार्केट प्राइस बढ़ती चली जाएगी। अगर इन्होंने डिविडेंड पे आउट रेशियो कम किया तो इनकी मार्केट प्राइस भी गिर जाएगी। इसलिए कहा जाता है इनके बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव है। और अगर दोनों बराबर है तो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। हर पे आउट रेशियो अपने आप में एक ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है। एंड दैट वाज योर ऑप्टिमम, दैट वाज योर वॉल्टर मॉडल। ठीक है सर। अब मैं अगर वॉल्टर मॉडल के हिसाब से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूं तो हाँ सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लो दोस्त, ये रहा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। Calculate the market price per share as per Walter model if the dividend per share is 50%, 0%, 100% R। Rate return on investment is given at 0.12। 0.12 का मतलब होता है दोस्त यहाँ पर 12%, which is given as 0.12। it is equal to 12, अरे यार, which is equal to 12%। Market capitalization rate 0.10 can be considered as 10%। अर्निंग पर शेयर है 4 टका या 4 रुपए पर शेयर। ठीक है सर, शुरू करें? यस सर, शुरू करते हैं। चलो फिर आगे शुरू करें। सबसे पहले तो बताओ फॉर्मूला क्या था? सर फॉर्मूला था अंडर वॉल्टर मॉडल प्राइस ऑफ शेयर विल बी इक्वल टू D1 प्लस अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न। इसकी वैल्यू निकालने के लिए केई और इन सब की फ्यूचर वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एक बार और केई। दैट वाज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्केट प्राइस अंडर द वॉल्टर मॉडल। शुरू करें? यस सर, शुरू करो। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 कहती है कि जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% हो तो बताओ कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस क्या होगा। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% होने का मतलब ये है कि हमारा डिविडेंड पर शेयर कितना निकलेगा। डिविडेंड पर शेयर विल बी इक्वल टू अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो। अर्निंग पर शेयर हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 4 रुपए का, 4 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय कंडीशन नंबर 1 में डिविडेंड पे आउट रेशियो है 50%, तो यहां पर डिविडेंड पर शेयर होना चाहिए ₹2 पर शेयर। क्लियर इतना? यस सर। अब ढूंढो फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए। सर डिविडेंड पर शेयर चाहिए, मिल गया। अर्निंग पर शेयर चाहिए, मिल गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है। पुट ऑल दीज वैल्यू इनटू द फॉर्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। शुरू करेंगे। पी डिविडेंड पर शेयर निकला 2 रुपए प्लस आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न बताया गया था 12%, तो ये हो जाएगा दोस्त 0.12 इंटू अर्निंग पर शेयर था 4 रुपए, डिविडेंड पर शेयर है 2 रुपए। ठीक, अर्निंग पर शेयर 4 रुपए, डिविडेंड पर शेयर 2 रुपए, होल डिवाइडेड बाय केई। केई इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.10, होल डिवाइडेड बाय 0.10, होल डिवाइडेड बाय 0.10। लो दोस्त सॉल्व करना शुरू करो। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 रुपीज। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 रुपीज इंटू 0.12 डिवाइडेड बाय 0.10 इज इक्वल टू 2.4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 0.10 इज इक्वल टू 44 रुपीज। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस इस कंडीशन में होगा 44 रुपीज का। ठीक, कंडीशन नंबर 2।
कंडीशन नंबर 2 में कह रहे हैं अगर डिविडेंड पे आउट रेशो हो 0% तो क्या करेंगे। कंडीशन नंबर 2 में डिविडेंड पे आउट रेशो 0% का दिया हुआ है, इसका मतलब डिविडेंड पर शेयर कितना होगा। डिविडेंड पर शेयर जिसको हम लोग डी से लिख रहे हैं, ये होगा दोस्त अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशो। अर्निंग पर शेयर 4 रुपए का है इंटू 0%, तो यहाँ पर 0% तो इज इक्वल टू होगा 0 रुपीज पर शेयर। यहाँ पर हम कोई भी डिविडेंड नहीं बांट रहे। अब बताओ प्राइस का फॉर्मूला क्या सर। डिविडेंड पर शेयर सॉरी डिविडेंड पर शेयर यहाँ पर आ जाएगा 0 रुपीज प्लस रेट ऑफ रिटर्न है 12%, 4 रुपए की अर्निंग पर शेयर है माइनस डिविडेंड पर शेयर 0 रुपीज डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट 0.10 डिवाइडेड बाय होल कैपिटलाइजेशन रेट 0.10। लो दोस्त सॉल्व करो। 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाय 0.10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 0.10। फिर से करता हूँ 4 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाय 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10 इज इक्वल टू 48 रुपीज 48। तो यहां पर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आएगा 48 रुपीज का। तीसरी कंडीशन और देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि मान लो आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 100% का हो, तो बताओ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितनी होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है इफ डिविडेंड पे आउट रेशो इज इक्वल टू 100%। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 100% हो तो डिविडेंड पर शेयर कितना आएगा। डिविडेंड पर शेयर होगा सर अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो। अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में 4 रुपए की दी हुई है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है, तो ये भी हो जाएगा ₹4 पॉइंट पर शेयर। शुरू करें। यस सर। प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर 4 रुपए प्लस अर्निंग पर शेयर इनटू रेट ऑफ रिटर्न 12% इंटू अर्निंग पर शेयर 4 रुपए डिविडेंड पर शेयर 4 रुपए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट 0.10 होल डिवाइडेड बाय 0.10। आगे चलते हैं। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 0 में कुछ भी डिवाइड करो, अल्टीमेटली आंसर 0 ही होना है। तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये आ जाएगा दोस्त 40 रुपए। तो अल्टीमेटली यहां पर अगर मैं अलग अलग कंडीशंस में देखूं तो सबसे पहले मैंने ले लिया दोस्त डिविडेंड पे आउट रेशो। पहली कंडीशन में था 50%, फिर था 0%, फिर था 100%, और उसके बाद मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यहां पर पहली कंडीशन में निकल के आया जब 50% डिविडेंड पे आउट रेशो था तो 44 रुपीज़, 0% था 40 रुपीज़ 48 रुपीज़, और 100% में ये आ गया 40 रुपीज़। सर ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यहां पर देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाज ग्रेटर देन कैपिटलाइजेशन रेट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है 12% का 0.12 और कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है 10% का 0.10। तो अगर आर रेट ऑफ रिटर्न यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा हो तो एक बात तो पक्की है कि ये कंपनी कौन सी है, ग्रोथ कंपनी। और क्योंकि ग्रोथ कंपनी है तो ये जितना कम डिविडेंड बांटेंगे उतना अच्छा, और इनके लिए ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो वैसे भी इस मॉडल के अंदर कितना बताया गया था, ऑप्टिमम पे आउट रेशो। ऑप्टिमम पे आउट रेशो था यहाँ पर 0%, और रिटेंशन रेशो कितना होना चाहिए था, यहाँ पर रिटेंशन रेशो होना चाहिए था 100% का 100%। तो जब इन्होंने कुछ भी डिविडेंड नहीं बांटा, इसका मतलब रिटेंशन रेशो कितना रहा होगा, 100% का रहा होगा। डिविडेंड पे आउट रेशो 0% का रहा होगा, तो मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा। फिर इन्होंने जब डिविडेंड पे आउट रेशो बढ़ाया तो मार्केट प्राइस कम होगी, कितनी हो गई 44 रुपीज। इन्होंने डिविडेंड पे आउट रेशो और बढ़ाया तो मार्केट प्राइस कम होकर और कितनी हो गई 40 रुपीज। तो जैसे जैसे आप डिविडेंड पे आउट रेशो बढ़ाते जाएंगे, ज्यादा डिविडेंड बांटते जाएंगे, अल्टीमेटली आपके शेयर की मार्केट प्राइस कम होती चली जाएगी। एंड दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिविडेंड पे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। D1 प्लस R into E minus D upon KE whole divided by KE. That is the formula for calculating market price. चलें आगे। यस सर, चलते हैं आगे। इसके बाद दोस्त और अब अगले मॉडल पे आ जाओ। अगला मॉडल कौन सा सर, अगला मॉडल था हमारा गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल में जाने के पहले सबसे पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि गॉर्डन मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। गॉर्डन मॉडल की जरूरत दोस्त इसीलिए पड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं
ये जो वॉल्टर मॉडल था, वॉल्टर मॉडल के बहुत सारे क्रिटिसिज्म सामने आ गए, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी कमियां सामने आ गई, इसलिए गॉर्डन मॉडल की जरूरत पड़ने लगी। की बात तो अभी नहीं करूंगा, लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ा इशू था कि इन्होंने ग्रोथ को इग्नोर कर दिया था। इग्नोर ग्रोथ। सर मतलब ग्रोथ को इग्नोर करने का मतलब दोस्त अगर समझना हो तो यहां पर ऐसे देखो। वॉल्टर मॉडल के अंदर बेस ये था कि आपका अर्निंग पर शेयर हर साल अप टू इंफिनिटी कांस्टेंट रहेगा, आपका डिविडेंड पे आउट रेशो अप टू इंफिनिटी कांस्टेंट रहेगा, और साथ में आपका डिविडेंड पर शेयर भी अप टू इंफिनिटी कांस्टेंट रहेगा। अब ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता प्रैक्टिकली क्योंकि कोई कंपनी अगर मान लो ग्रोथ कर रही है, अब या तो पॉजिटिव ग्रोथ होती है या तो नेगेटिव ग्रोथ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बदलाव होंगे। हो सकता है कि आप ऐसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो जिसके अंदर ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हो, ऐसा प्रोडक्ट आप बना के बेच रहे हो जो प्रोडक्ट धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जा रहा हो। अब ऐसे प्रोडक्ट में धीरे धीरे डिमांड बढ़ती चली जाती है। जब डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर आपको रिपीट ऑर्डर देना शुरू करते हैं, ज्यादा कंज्यूमर आपके साथ में जुड़ना शुरू होते हैं, तो देयर विल बी द पॉजिटिव ग्रोथ। और अगर पॉजिटिव ग्रोथ होगी तो अर्निंग पर शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो कंपनियां ऐसे टाइम पे पहले से ज्यादा डिविडेंड देना शुरू कर देती है। जैसे ऐसे कंपनियों के अंदर ग्रोथ होती है वैसे वैसे डिविडेंड का परसेंटेज भी बढ़ता चला जाता है। और इसका इन्वर्स ये हो सकता है कि आपकी कंपनी ऑलरेडी मैच्योर कंपनी हो, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो अब उस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ के लिए कुछ बचा नहीं हो और धीरे धीरे इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री की तरफ जा रही हो। अब डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री की तरफ जा रही हो तो ग्रोथ की जगह डी ग्रोथ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव की जगह निगेटिव फिगर आएगा ग्रोथ का, लेकिन आएगा तो। इस मॉडल के अंदर कहीं पे भी ग्रोथ को फिट नहीं किया गया, और यही इसका एक डिसएडवांटेज था सबसे बड़ा कि यहां पर ग्रोथ मॉडल को या ग्रोथ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। तो बेसिकली इन्हीं अजम्पशंस को लेके, इसी मॉडल को बेस बना के मिस्टर गॉर्डन ने एक नया मॉडल प्रेजेंट किया जिसका नाम था गॉर्डन मॉडल, जिसके अंदर ग्रोथ को उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो दी थी। मतलब उन्होंने इसी मॉडल के अंदर ग्रोथ को इनकॉर्पोरेट करके एक नया मॉडल बनाया था, दैट वाज द गॉर्डन मॉडल। अब सर गॉर्डन मॉडल क्या था? गॉर्डन मॉडल को अगर समझना है तो उन्होंने लगभग इन सारी अजम्पशन को एज इट इज रखा था। फॉर एग्जांपल, फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म, सेम अजम्पशन है। उसके बाद IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल रिमेन कांस्टेंट, जैसे कि पहले अजम्पशन में था। उसके बाद रिटेंशन रेशो, यहां पर अब इतनी बातें तो हमारी पिछले मॉडल से मिलती जुलती थी, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है सर। लेकिन अब इन्होंने यहां पर ग्रोथ को इंक्लूड करने के लिए कह दिया कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट होगा, लेकिन यहां पर जब भी इकोनॉमी के अंदर, कंपनी के अंदर ग्रोथ रेट आएगी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो सकता है। यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ, अगर पॉजिटिव ग्रोथ हुई तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ जाएगा, निगेटिव ग्रोथ हुई तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कम हो सकता है। इस बात को इन्होंने यहां पर छोड़ दिया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक, लेकिन और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई तो एक डिस्काउंट रेट चाहिए, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बदला नहीं जा सकता क्योंकि डिस्काउंट रेट अगर आप बदलेंगे तब ऐसी कंडीशन में यहां पर अल्टीमेटली फॉर्मूला काम नहीं करेगा या मार्केट प्राइस निकालना अंडर द गॉर्डन मॉडल पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इन्होंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कांस्टेंट रखा, और ये बहुत ज्यादा इलॉजिकल या इम्प्रैक्टिकल भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पहली अजम्पशन कहती है कि यहां पे आपकी जो फॉर्म होगी वो ऑल इक्विटी फॉर्म होगी, और अगर आपकी फॉर्म ऑल इक्विटी फॉर्म है, इस कंडीशन में डेट का तो कोई कंटेंट है नहीं उसके अंदर। अब डेट का कोई कंटेंट नहीं है तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर ही रहने वाली है, बिकॉज देयर इज नो डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर। और तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी या शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट रहेगी, ऐसा इन्होंने मान लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट डिस्काउंट रेट की जरूरत थी। चलो इसको भी अपन मान लेते हैं, ठीक है। रिटेंशन रेशो, अब सर ये रिटेंशन रेशो क्या था? रिटेंशन रेशो मतलब जितना आप प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से जितना डिविडेंड आप बांटते हैं उसको कहते हैं हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशो, और जितना प्रॉफिट आप अपनी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं उसको कहते हैं रिटेंशन रेशो। अब इन्होंने कहा कि भाई एक बार रिटेंशन रेशो जो आपने डिसाइड कर लिया वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि रिटेंशन रेशो कांस्टेंट रखने से डिविडेंड पे आउट रेशो कांस्टेंट हो जाएगा। सर तब तो यही बात आ गई ना वॉल्टर मॉडल की। मैंने कहा कौन सी? ये देखो सर, अगर रिटेंशन रेशो कांस्टेंट रहेगा तो डिविडेंड पे आउट रेशो भी कांस्टेंट होगा, और डिविडेंड पे आउट रेशो कांस्टेंट होगा तो हर साल का डिविडेंड एक जैसा हो जाएगा। नहीं, ये बात नहीं आई। क्यों? क्योंकि अगर ग्रोइंग कंपनी है तो हर साल प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी। फॉर एग्जांपल, पहले साल 20% कमाती है, ग्रोथ रेट अगर 10% है तो अगले साल कितना कमाएगी? 22%।
₹22, क्योंकि पिछले साल तक तो ₹20 का प्रॉफिट कमाई रही थी। 10% का अगर इसके अंदर ग्रोथ होगा, ₹2 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे तो अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा? 22। अब 22 का अगर मैं कह दूं डिविडेंड पे आउट रेशियो कांस्टेंट है, पिछले साल डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर आपने 50% रखा था तो 20 का 50% ₹10 डिविडेंड के नाम पे बांटा था। अगले साल भी डिविडेंड पे आउट रेशियो कांस्टेंट होगा, तो आप ₹22 का 50% जब डिविडेंड के नाम पे बांटेंगे तो ऑटोमेटिकली डिविडेंड कितना हो जाएगा? ₹11। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिविडेंड कांस्टेंट रहेगा, हाँ मैंने कहा डिविडेंड पे आउट रेशियो कांस्टेंट रहेगा, परसेंटेज बेसिस पर डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, लेकिन ग्रोथ के कारण आपका पर ईयर का डिविडेंड बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अगर ग्रोथ रेट पॉजिटिव है तो डिविडेंड पर शेयर बढ़ जाएगा, ग्रोथ रेट अगर नेगेटिव है तो डिविडेंड पर शेयर यहां पर कम हो जाएगा। अब सर इन्होंने कहा ग्रोथ रेट कैसे निकालें, तो इन्होंने कहा कि ग्रोथ रेट अगर जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ग्रोथ रेट दो चीजों पर डिपेंड करेगा। किस किस पे डिपेंड करेगा? एक तो डिपेंड करेगा आपका रिटेंशन रेशियो बी पे। रिटेंशन रेशियो को इन्होंने क्या नाम दे रखा था यहां पर? बी। रिटेंशन रेशियो विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बी इन दिस थ्योरी, इन दिस मॉडल, ठीक है। रिटेंशन रेशियो पहले तो बी है, यानी जितना प्रॉफिट आप रिटेन करेंगे उसी प्रॉफिट को आप रीइन्वेस्ट करेंगे, और उसी प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करेंगे तो यही एडिशनल रीइन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में पहले से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका देगा। तो जो आपने प्रॉफिट रिटेन किया है उसी में आप जो एडिशनल इनकम कमाएंगे, एडिशनल प्रॉफिट कमाएंगे, एडिशनल कमाई करेंगे, वही आपकी ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए इन्होंने ग्रोथ रेट का फॉर्मूला बताया बी इंटू आर। बी स्टैंड्स फॉर दैट इज योर रिटेंशन रेशियो, कितना पैसा आप प्रॉफिट का बचाते हैं, दैट इज रिटेंशन रेशियो। और आर इज इक्वल टू क्या था? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इतना ठीक? यस सर, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने पहले तो ग्रोथ को डिफाइन किया कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द ग्रोथ रेट इन अ पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है सर। अब जब इनके मॉडल की बात आई तो इन्होंने मॉडल के अंदर एक फॉर्मूला भी दिया। यहां पर भी फॉर्मूला मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने का था, और मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला इन्होंने दे दिया E इंटू वन माइनस बी। सर ये क्या है? ध्यान से समझो। E इंटू वन माइनस बी को अगर समझना है तो E क्या है आपके लिए? अर्निंग पर शेयर। इसके बाद इन्होंने कहा वन माइनस बी। बी क्या था आपके लिए? बी था दोस्त आपके लिए रिटेंशन रेशो। रिटेंशन रेशो। अब अगर मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल रिटेंशन रेशियो 40% का है तो 40% कैन बी रिटर्न एज 0.40। तो अल्टीमेटली ये फैक्टर क्या बना? 1 माइनस 0.40। 1 माइनस 0.40 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.60। और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो गया? 60%। और ये 60% ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक। तो अब मैंने कहा ये 1 माइनस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 माइनस बी डिविडेंड पे आउट रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सीधी बात है, अगर आपका प्रॉफिट कुल मिला के जो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स है, अगर वो प्रॉफिट को मैं 100% मान लूं, इसमें आप अगर 40% रिटेन करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें से कितना बांटेंगे? 60% आप डिविडेंड के नाम पे बांटेंगे। अब ये 60% तुम निकाल कैसे रहे हो? सर 100% का टोटल प्रॉफिट है, 40% इसमें से रिटेन कर लिया तो बचा कितना? 60%। डिविडेंड पे आउट रेशियो बना। तो अल्टीमेटली 1 माइनस बी करने से क्या मिलेगा आपको? डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो को जब अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई करूं तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा फिगर मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा डिविडेंड पर शेयर। क्योंकि अर्निंग पर शेयर में जब ये डिविडेंड पे आउट रेशियो मल्टीप्लाई होगा तो इससे मुझे मिलेगा डिविडेंड पर शेयर। अब मैंने कहा इसी डिविडेंड पर शेयर को कैपिटलाइज करके मार्केट वैल्यू निकाल लो। अब डिविडेंड पर शेयर को कैपिटलाइज करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या करोगे? के। तो इससे क्या निकल जाएगी? मार्केट प्राइस। लेकिन इन्होंने कहा क्योंकि अगर ग्रोथ होगी तो ग्रोथ कहीं ना कहीं आपके डिस्काउंटिंग रेट को कम कर देगी ताकि आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ सके। सर ऐसा क्यों? सुनो, मान लेते हैं डिविडेंड पर शेयर है ₹10 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10%। सिर्फ इतना लेते हैं। अगर डिविडेंड पर शेयर है ₹10, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10%, तो डिवाइडेड बाय 1.20 करूं तो अभी मेरे शेयर की मार्केट प्राइस कितनी आती है? मेरे शेयर की मार्केट प्राइस आती है ₹100। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसमें ग्रोथ का एलिमेंट और डालते हैं, तो मैंने कहा ग्रोथ रेट है मेरी 5% की। तब मान लेते हैं डिविडेंड पर शेयर ₹10 का है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% तो हो गया 0.10, माइनस अगर मेरा ग्रोथ रेट 5% का तो हो गया 0.05। तो अब इक्वेशन क्या बनी? 10 रुपीज डिवाइडेड बाय 0.05। आपने क्या किया? डिनोमिनेटर को कम कर दिया। अब डिनोमिनेटर को कम कर दिया तो डेफिनेटली आपका मार्केट प्राइस क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। कैलकुलेट करके निकालो सर। 10
डिवाइडेड बाय 0.05 इज इक्वल टू, अब आपका मार्केट प्राइस कितना हो गया, 200 रुपए का मार्केट प्राइस हो गया। तो उन्होंने कहा कि अगर कंपनियां ग्रो कर रही हैं तो ड्यू टू ग्रोथ, बिकॉज ऑफ ग्रोथ, उनके मार्केट प्राइस बढ़ना चाहिए। मार्केट प्राइस को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि आप अपने डिस्काउंटिंग रेट को ग्रोथ ऑफ रेट से कम कर दो, इससे डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो डेफिनेटली यहां पे मार्केट प्राइस भी शेयर की बढ़ जाएगी। यानी जितना यहां पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इंपॉर्टेंट है उतना ही यहां पर ग्रोथ रेट भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ड्यू टू ग्रोथ, अगर पॉजिटिव ग्रोथ रेट है तब ऐसी कंडीशन में शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर निगेटिव ग्रोथ रेट है तब सब क्या होगा। हाँ सुनो, अब अगर मान लेता हूं, मैं कहता हूं कोई कंपनी ग्रोथ की बजाय डिक्लाइनिंग कंपनी है, अब डिक्लाइनिंग कंपनी है तो उसके अंदर डी ग्रोथ होगी, अब डिक्लाइनिंग कंपनी है तो डी ग्रोथ होगी, तब इक्वेशन क्या बनेगी, मैंने कहा ये लो मार्केट प्राइस, मान लेते हैं डिविडेंड पर शेयर 10 रुपए का है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है 0.10 माइनस, अब मुझे करना है ग्रोथ रेट। अब कंपनी अगर डी ग्रोथ कर रही है, डिक्लाइनिंग कंपनी है, तो ग्रोथ रेट भी निगेटिव में आएगा, तो मैंने कहा माइनस 0.05, ये है इसका निगेटिव ग्रोथ रेट। अब सॉल्व करके देखो क्या होगा, ₹10 डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गए 0.05, तो हो जाएगा ₹10 डिवाइडेड बाय 0.15, करो कैलकुलेट, 10 डिवाइडेड बाय 0.15 इज इक्वल टू, अब आपके शेयर का प्राइस हो गया 66 रुपीज 67 पैसा, ये हो गया शेयर का प्राइस। तो अगर ग्रोथ होगी तो मार्केट के अंदर शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए, डी ग्रोथ होगी तो शेयर प्राइस कम होना चाहिए। तो इस तरह इन्होंने ग्रोथ के एलिमेंट को डाल के फॉर्मूला बना दिया, और फॉर्मूला क्या बन गया, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। अब इन्होंने और डिटेल में लिख दिया डिविडेंड पर शेयर कैसे निकाला जा सकता है। डिविडेंड पर शेयर निकालने का तरीका यह है कि आप अर्निंग पर शेयर में डिविडेंड पे आउट रेशो को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये डिविडेंड पे आउट रेशो कैसे निकलेगा, तो उन्होंने कहा टोटल प्रॉफिट हमेशा 100% के बराबर होता है, इसमें से जो भी आपका रिटेंशन रेशो होगा, रिटेंशन रेशो को माइनस कर दो तो डिविडेंड पे आउट रेशो बनेगा, डिविडेंड पे आउट रेशो को अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई करो तो डिविडेंड पर शेयर बनेगा, डिविडेंड पर शेयर को कैपिटलाइज कर दो तो आपको आपकी मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। मतलब सेम बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल यहां पर भी यूज हुए। तो दोस्त देखो फॉर्मूला क्या बनाया, फॉर्मूला बनाया ई अर्निंग पर शेयर, इसमें से माइनस कराया 1 माइनस बी, मल्टीप्लाई कराया 1 माइनस बी, बी इज इक्वल टू क्या था, रिटेंशन रेशो। रिटेंशन रेशो को 1 से माइनस करते से आपको क्या मिल गया, डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो को अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर को आप यहां पर के ई माइनस बी आर, बी आर स्टैंड्स फॉर व्हाट, ग्रोथ रेट। आप अगर के ई या कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ग्रोथ रेट से माइनस करवा देते हैं तो इससे आपका डिनोमिनेटर कम हो जाता है, डिनोमिनेटर कम होगा तो डेफिनेटली मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव हुई तो फिर आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, फिर आपका डिनोमिनेटर दोस्त इंक्रीज हो जाएगा, और डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो मार्केट प्राइस यहां पर कम हो जाएगी। इतना क्लियर है? यस सर क्लियर है। वही सब बातें यहां पे लिखी हुई है, इस चीज को समझने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना मेरे हिसाब से ज्यादा लॉजिकल लगता है। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ LMN लिमिटेड गिवन के ई इज इक्वल टू 11% है, ई इज इक्वल टू, ई का मतलब है यहाँ पे अर्निंग पर शेयर, ई इज इक्वल टू 20 रुपए का है, आर इज इक्वल टू 12% हो, 11% हो, 10% हो, तो बताओ क्या हाल होगा। ठीक है सर सुनो, अगर मैं सिर्फ पहली सिचुएशन को कंपेयर करूं, पहली सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया है 11%, दूसरे और पहली सिचुएशन में आर इज इक्वल टू कितना दिया है 12%। बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है कि रेट ऑफ अर्निंग ज्यादा है? सर रेट ऑफ अर्निंग ज्यादा है, रेट ऑफ अर्निंग ज्यादा है, तब यहां पर भी पोस्टुलेट वही काम करेंगे, डिसीजंस वही काम करेंगे। व्हेनेवर द रेट ऑफ अर्निंग इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी देन व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए 100%। हाँ, अगर मैं मान लूं कि मेरी रिटेन अर्निंग 11% की है तब क्या होगा, अब यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी 11%, रिटर्न भी मेरा 11%, तब उस कंडीशन में दोस्त अगर मैं कंपेयर करके देखूं तब उस कंडीशन में यहां पर भी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, एनी मतलब यहां पर क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी रेट ऑफ रिटर्न के बराबर है तो कोई भी डिविडेंड पे आउट रेशियो रखोगे तो आपके लिए वो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर तीसरी कंडीशन को कंपेयर करूं तो यहां पर तीसरी कंडीशन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये है दोस्त मेरा 11%, लेकिन रेट ऑफ अर्निंग आर इज इक्वल टू है मेरा 10%। अब यहां पर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन अर्निंग, खर्चा ज्यादा है कमाई कम है, तब ऐसी कंडीशन में कोई भी प्रॉफिट अपने पास में होल्ड मत करो, रिटेंशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा डिविडेंड के नाम पे बांट दो, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो सकता है 100%। यानी जो बातें
वॉल्टर मॉडल के अंदर लिखी हुई थी वही बातें यहां पर गॉर्डन मॉडल के अंदर है, बस अगर कोई एक एडिशनल इंपैक्ट आया तो वो किसका आया, बी का। बी इज इक्वल टू व्हाट, रिटेंशन रेशो। अब क्योंकि रिटेंशन रेशो 90% है तो डिविडेंड पे आउट रेशो कितना होगा, 10% होगा। अगर रिटेंशन रेशो 60% है तो पे आउट रेशो कितना होगा, 40%। अगर रिटेंशन रेशो 30% है तो पे आउट रेशो कितना होगा, यहां पर 70% का पे आउट रेशो होगा। लेकिन गॉर्डन मॉडल में आपको चाहिए ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू क्या होगा, ऑलवेज रिमेंबर ग्रोथ रेट विल बी इक्वल टू रिटेंशन रेशो बी मल्टीप्लाइड बाय आई रेट ऑफ रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपके लिए ग्रोथ रेट का काम करेगा। शुरू करें, यस सर शुरू करते हैं। चलो कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1। पहले हम कंडीशन नंबर 1 की बात करते हैं, कितने पेज हैं, है कि नहीं सफिशिएंट, ओके कम ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ये लो, चलो 4 पेज हो गए अब। हाँ, सबसे पहले हम किस सिनारियो को डील करेंगे, सबसे पहले हम इस सिनारियो को डील करेंगे जहां पर रेट ऑफ रिटर्न 12% का हो। रेट ऑफ रिटर्न 12% का हो, लेकिन उसके साथ में रिटेंशन रेशो 90% का हुआ तो शेयर का मार्केट प्राइस कितना होगा। रिटेंशन रेशो अगर 60% का हुआ तो मार्केट प्राइस क्या होगा, रिटेंशन रेशो अगर 30% का हुआ तो मार्केट प्राइस क्या होगा। हम फिलहाल लेके चल रहे हैं कि मान लेते हैं हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12% का है। क्लियर इतना, यस सर क्लियर इतना। चल सुनो, अब यहां पर अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 आर इज इक्वल टू 12%। ठीक, कंडीशन नंबर 1 आर इज इक्वल टू 12% है। इसमें केस ए, अगर मैं केस ए की बात करूं तो केस ए में बी इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो कितना दिया हुआ है, केस ए में रिटेंशन रेशो है 90%। इतना क्लियर, यस सर क्लियर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, रिटेंशन रेशो बी इज इक्वल टू 90% है। दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या निकलेगी, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला ही था बी इंटू आर, सॉरी, बी इंटू आर। B इज इक्वल टू है दोस्त 90%, R इज इक्वल टू है 12%। तो यहां पर मैं ले लेता हूं 90% को 0.90, R इज इक्वल टू 12% को 0.10। लो दोस्त निकालो, 0.90 इंटू 0.12 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.108। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तब इसको लिखा जा सकता है मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं तो ये हो जाता है 10.8%। यानी ग्रोथ रेट मेरी कंपनी की कितनी है, 10.8% की मेरी ग्रोथ रेट है अंडर कंडीशन नंबर 1। शुरू करें, यस सर शुरू करो। चलो अब लगाओ मार्केट प्राइस का फॉर्मूला। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या था, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला था, पहले मैं डिटेल फॉर्मूले की बात करूंगा, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में से मुझे निकालना है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए मैं रिटेंशन रेशो 1 माइनस रिटेंशन रेशो कर दूं तो इससे मुझे मिलेगा डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो को अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा डिविडेंड पर शेयर होल डिवाइडेड बाय के ई माइनस ग्रोथ रेट जी। आओ दोस्त देखते हैं अर्निंग पर शेयर कितना है। क्वेश्चन के अंदर अर्निंग पर शेयर हर एक कंडीशन के लिए कितना माना गया है, हर एक कंडीशन के लिए ये कहते हैं कि आप मान सकते हैं अर्निंग पर शेयर 20 रुपए का होगा। ठीक है सर, अर्निंग पर शेयर 20 रुपए का ही लेके चलते हैं। अर्निंग पर शेयर दोस्त यहां पर है 20 रुपए का, 20 रुपीज। 1 माइनस पहली कंडीशन में ग्रोथ रेट है 90%, इसको 0.90 लिख देता हूं डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हर एक कंडीशन के लिए इन्होंने कितनी बता रखी है, 11% कॉस्ट ऑफ इक्विटी हर एक कंडीशन के लिए बता रखी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11% है, दैट कैन बी रिटन एज 0.11 माइनस ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितनी है इनकी, 0.108। अब मैं फ्रैक्शन में ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 0.108। शुरू करें, यस सर शुरू करते हैं। 1 माइनस 0.90 इज इक्वल टू 0.10। तो ये हो जाता है दोस्त न्यूमरेटर 20 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाय 0.11 माइनस 0.108। 0.11 माइनस 0.108 इज इक्वल टू 0.002, 0.002। लो दोस्त सॉल्व करो। 20 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाय 0.002 इज इक्वल टू 1000 रुपए। यहां पर मार्केट प्राइस पर शेयर आती है ₹1000 पर शेयर। ये थी दोस्त हमारी कंडीशन नंबर 1, आर इज इक्वल टू 12% और साथ में रिटेंशन रेशो था 90% का। अब आगे चलते हैं।
अभी भी हम कंडीशन नंबर 1 को कॉमन लेके चलेंगे, आर तो 12% होगा, लेकिन केस बी पे चले जाएंगे। केस बी में रिटेंशन रेशो कितना दिया हुआ है सर? केस बी में रिटेंशन रेशो है 60% का। आ जाओ, केस बी में रिटेंशन रेशो 60% का है। सबसे पहले ग्रोथ रेट निकालो। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी इज इक्वल टू है 0.60, आर इज इक्वल टू है 0.12। 0.60 इंटू 0.12 इज इक्वल टू ये हो जाता है 0.072। चले आगे। यस सर, इतना तो हो गया। जी की वैल्यू मिल गई। अब लगाओ फॉर्मूला, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर इनटू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो होल डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। अर्निंग पर शेयर हर एक कंडीशन में कांस्टेंट दी हुई है 20 रुपए की, 1 माइनस दूसरे केस में रिटेंशन रेशियो है 0.60 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी हर एक कंडीशन के लिए 11% है। दिस कैन बी रिटन एज 0.11 माइनस ग्रोथ रेट अभी अभी हमने निकाली है 0.072। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं निकला था? 0.90 इंटू 0.12 इज इक्वल टू 0.108। ठीक है, फिर हाँ चलते आगे। लो सॉल्व करो। 1 माइनस 0.60 इज इक्वल टू होना चाहिए 0.40। दिस कैन बी रिटन एज 20 इंटू 0.40 डिवाइडेड बाय 0.11 माइनस 0.072। चलो सॉल्व करो। इसको भी सॉल्व करके लिख दूं क्या लगे? हाँ तो हाँ सर, डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करके लिख दो। 0.11 माइनस 0.072 इज इक्वल टू 0.038। 0.038। चलो सॉल्व करो। 20 इंटू 0.40 डिवाइडेड बाय 0.038 इज इक्वल टू, अब शेयर की मार्केट प्राइस हो गई 210 रुपये। शेयर की मार्केट प्राइस हो जाती है दोस्त 210 रुपये पर शेयर। देखो दोनों को कंपेयर करके देखो क्या समझ में आता है। यहाँ पर रिटेंशन रेशो ज़्यादा था तो शेयर की मार्केट प्राइस भी ज़्यादा थी। यहाँ पर रिटेंशन रेशो कम हो गया तो शेयर की मार्केट प्राइस भी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर ज़्यादा है, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है, डिविडेंड पे आउट सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है, यहाँ पर 0% होना चाहिए, सॉरी। तो आपके लिए ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो कितना होना चाहिए? 0%। जितना कम डिविडेंड बांटोगे उतना अच्छा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। चलो दोस्त, कंडीशन नंबर 3 पे चलते हैं। यहां पर कंडीशन नंबर 1 जैसी थी वैसी लेके चलेंगे। कंडीशन नंबर 1, आर इज इक्वल टू 12% है, लेकिन केस होगा सी। केस सी के अंदर हमारा रिटेंशन रेशो कितना दिया हुआ है चेक करो। सर केस 3 में रिटेंशन रेशो है 30%, तो बी इज इक्वल टू होगा 30%। दिस कैन बी रिटर्न है 0.30। चलूँ आगे? यस सर। अगर गॉर्डन मॉडल लगाना है तो सबसे पहले ग्रोथ रेट निकालो। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी इज इक्वल टू है 0.30, आर इज इक्वल टू है 0.10। 0.30 इंटू 0.12 इज इक्वल टू 0.036। 0.036 आ गया। अब लगाओ फॉर्मूला, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल बी इक्वल टू अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस रिटेंशन रेशो होल डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। शुरू करें। अर्निंग पर शेयर हर एक क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट है और वो है दोस्त 20 रुपए का, इंटू 1 माइनस इस केस में रिटेंशन रेशियो है 0.30 डिवाइडेड बाय के ई हर एक केस में कांस्टेंट है 0.11 माइनस जी ग्रोथ रेट अभी अभी निकाला 0.036। बोलो बताओ कितना? सर 1 माइनस 0.30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.70 डिवाइडेड बाय 0.11 माइनस 0.036 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.074। 0.074। चलो फाइनली कैलकुलेट करो। 20 इंटू 0.70 इंटू 0.074 इज इक्वल टू 20 इंटू 0.70 डिवाइडेड बाय 0.074 इज इक्वल टू 189.189। तो इसको लिखा जा सकता है प्राइस ऑफ द शेयर विल बी इक्वल टू 189 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, यस सर। ये लो, ये आ गया तुम्हारा मार्केट प्राइस पहली कंडीशन में जब R इज इक्वल टू 12% हो तब। आगे चलें? यस सर, चलते हैं आगे। अब सबसे पहले आगे बढ़ने की बजाय इसको एनालाइज कर लो। सुनो, जब R इज इक्वल टू 12% था, रिटेंशन रेशो 90% था, तब मार्केट प्राइस कितना आया? 1000 रुपए का। R इज इक्वल टू 12% था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11% था, लेकिन जब आपने रिटेंशन रेशो बढ़ा दिया, कम कर दिया, तब मार्केट प्राइस भी कम हो गया।
जब यहां पर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम था, यहां पर भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिख देता हूं एक बार, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है दोस्त यहां पे 11%। जब आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम था, और उसके बाद जब आपने रिटेंशन रेशो कम कर दिया, डिविडेंड पे आउट रेशो बढ़ा दिया, तो मार्केट प्राइस और कम हो गया। कितना हो गया? 189। इसका मतलब गॉर्डन साहब ये कहते थे कि अगर रिटेन आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है, देन इट विल बी ऑलवेज बेटर टू रिटेन 100% एंड पे आउट 0%। चलो अब दूसरी कंडीशन को एनालाइज करना शुरू करते हैं। कंडीशन नंबर 2, यहां पर R इज इक्वल टू कितना है ये बताओ सर। कंडीशन नंबर 2 में R इज इक्वल टू मिलेगा यहां पर 11%। ठीक है, चलो अब 11% लेंगे हर एक केस के लिए। R इज इक्वल टू होगा यहां पर 11%, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी होगा यहां पर 11%। दोनों यहां पर बराबर हैं, तो पोस्टुलेशन ये कहता है कि अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिटेन अर्निंग के बराबर हो, तो आपका कोई भी डिविडेंड पे आउट रेशो हो या कोई भी आपका रिटेंशन रेशो है, हर एक पॉलिसी आपके लिए एक ऑप्टिमम पॉलिसी होगी। एवरी डिविडेंड पॉलिसी इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, और हर एक इंडिविजुअल या हर एक डिविडेंड पॉलिसी ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी है। इसका मतलब आप कितना भी डिविडेंड बांटो, कितना भी रिटेन अर्निंग में रखो, आपका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। आओ इसको भी चेक करके देखते हैं। सुनो, अब यहां पर बात आती है केस नंबर 1 की। केस ए, केस ए के केस में हमारा रिटेंशन रेशो था B इज इक्वल टू 90%, दैट कैन बी रिटर्न एज 0.90। गॉर्डन मॉडल में सबसे पहले ग्रोथ रेट निकालो, B इंटू आर। B इज इक्वल टू है 0.90, R इज इक्वल टू है 0.11। बताओ कितना होता है सर? 0.90 इंटू 0.11 इज इक्वल टू ये होता है 0.099। चलो लगाओ फॉर्मूला। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर इंटू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। अर्निंग पर शेयर कितना सर? 20 रुपए। 1 माइनस रिटेंशन रेशियो कितना? 90%, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना? 11%, 0.11 माइनस ग्रोथ रेट अभी अभी निकालिए 0.099। चलें आगे। यस सर, करो सॉल्व। सर 1 माइनस 0.90 इज इक्वल टू 0.10, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाय 0.11 माइनस 0.099 इज इक्वल टू ये हो जाना चाहिए 0.011। चलो सॉल्व करो। 20 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाय 0.011 इज इक्वल टू 181.81। में इसको सरलता के लिए 182 रुपीज़ ले लेता हूँ। इस कंडीशन में दोस्त मेरी मार्केट प्राइस आएगी 182 रुपीज़। आगे चलें। यस सर, अब आ जाओ कंडीशन नंबर 2 केस नंबर बी पे। हाँ सर, कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 2 है R इज इक्वल टू होगा 11%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा 11%। केस बी, केस बी में हमारा रिटेंशन रेशो B इज इक्वल टू है 60%, दैट कैन बी रिटर्न एज 0.60। चलें आगे। गॉर्डन मॉडल के लिए सबसे पहले ग्रोथ रेट कैलकुलेट करो, दैट विल बी इक्वल टू R इंटू रिटेंशन रेशो। R इज इक्वल टू है 0.11, रिटेंशन रेशियो है 0.60, 0.11 इंटू 0.60 इज इक्वल टू 0.066। 066। अब लगाओ फॉर्मूला। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल बी इक्वल टू अर्निंग पर शेयर इंटू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। ठीक, चलते हैं आगे। अर्निंग पर शेयर कितना दिया हुआ है? 20 रुपीज। 1 माइनस रिटेंशन रेशियो है 60%, कैन बी रिटर्न है 0.60 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 11% माइनस ग्रोथ रेट अभी अभी निकाला है 0.066। चलो सॉल्व करो। सर 1 माइनस 0.60 इज इक्वल टू 0.40, तो हो जाएगा 20 इंटू 0.40 डिवाइडेड बाय 0.11 माइनस 0.066 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.044। बताओ कितना? 20 इंटू 0.40 डिवाइडेड बाय 0.044 इज इक्वल टू 100 एंड अभी भी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू 181.81 है। मैं इसको 182 रुपीज़ पर शेयर ले लेता हूँ। ये लो दोस्त, मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर अभी भी कितना आया? 182 रुपीज़ पर शेयर। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 2 केस 3 में। कंडीशन नंबर 2 में R इज इक्वल टू 11% है, KE इज इक्वल टू 11% है, और यहां पर केस सी की अगर मैं बात करूं, केस सी,
केस सी के अंदर रिटेंशन रेशो यहाँ पर 30% है, 30% कैन बी रिटर्न एज 0.30। सबसे पहले ग्रोथ रेट निकालो B इंटू आर। B इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो 0.30, R इज इक्वल टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 0.11, 0.30 इंटू 0.11 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.033। आगे बढ़ूं? यस सर आगे बढ़ो। अब निकालो मार्केट प्राइस। बताओ फॉर्मूला क्या? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर इनटू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो है 0.30, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 0.11 माइनस ग्रोथ रेट है 0.033। सॉल्व करो। 1 माइनस 0.30 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.70 डिवाइडेड बाय 0.11 माइनस 0.033 इज इक्वल टू ये हो जाता है 0.077। आओ दोस्त निकाले मार्केट प्राइस। 20 इंटू 0.70 डिवाइडेड बाय 0.077 इज इक्वल टू 20 इंटू 0.70 डिवाइडेड बाय 0.077 इज इक्वल टू ये 077, एक मिनट, 0.11 माइनस 0.033 इज इक्वल टू 0.077, ठीक तो है। 20 इंटू 0.70 डिवाइडेड बाय 0.077 इज इक्वल टू 268। 20 इंटू 0.70 डिवाइडेड बाय 0.077 इज 181.81। तो इसको भी मैं ले लेता हूँ ₹182 पर शेयर। लो दोस्त, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर यहाँ पर भी कितना आया? 182 पर शेयर। इसका मतलब अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूँ तो जहाँ पर कॉस्ट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर हो, तब वहां पर आप कोई भी डिविडेंड पे आउट रेशो रखो, कोई भी रिटेंशन रेशो रखो, हमेशा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कांस्टेंट रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कितना आप डिविडेंड बांटते हैं और कितना आप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं। अब चलेंगे कंडीशन नंबर 3 केस ABC की तरफ। सर कंडीशन नंबर 3 कहती है कि हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा इस बार 10% का, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% का होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11% होगी और उसके साथ में अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज पर शेयर का होगा। ठीक है सर, चलो कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में R इज इक्वल टू है 10%, KE इज इक्वल टू है 11%। यहाँ पर दोस्त कंडीशन नंबर 3 में कुल मिला के अगर एक चीज पे गौर फरमाओगे तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और जब कभी ऐसी नौबत आ जाए जहां पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम हो, तो अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल यहां पर डिविडेंड पे आउट रेशो 100% होना चाहिए और रिटेंशन रेशो 0% होना चाहिए। आओ सर ऐसा क्यों? हाँ सुनो, एज पर गॉर्डन मॉडल डिविडेंड पे आउट रेशो ऐसी कंडीशन में 100% होना चाहिए। रिटेंशन रेशो जिसको हम B के नाम से भी पुकारते हैं, ये 0% होना चाहिए, तभी मार्केट के अंदर आपके शेयर प्राइस मैक्सिमम होंगे। ठीक है, आओ सर देखते हैं। इसको साबित करने के लिए अलग अलग कंडीशन में कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। आओ शुरू करें। केस ए। केस ए के अंदर हमारा रिटेंशन रेशो है 90%, दिस कैन बी रिटर्न एज 0.90। सबसे पहले तो दोस्त यहां पर ग्रोथ रेट कैलकुलेट करो। ग्रोथ रेट विल बी इक्वल टू B इंटू आर। रिटेंशन रेशियो 0.90, ग्रोथ और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 0.10। कहाँ गया कैलकुलेटर? ये है 0.90 इंटू 0.10 इज इक्वल टू ये होता है 0.09। अब लगाओ फॉर्मूला मार्केट प्राइस निकालने का। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल बी इक्वल टू क्या था याद नहीं आ रहा सर। फॉर्मूला था R इंटू नहीं, क्या था फॉर्मूला? सोचो सर। हमें यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर निकालना है। डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे सर? अर्निंग पर शेयर में डिविडेंड पे आउट रेशो को मल्टीप्लाई कराएंगे। डिविडेंड पे आउट रेशो किसके बराबर होगा? 100% माइनस रिटेंशन रेशो के बराबर होगा। बन गया फॉर्मूला, बन गया अर्निंग पर शेयर इनटू 1 माइनस रिटेंशन रेशो डिवाइडेड बाय
कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। अर्निंग पर शेयर है 20 रुपीज, 1 माइनस रिटेंशन रेशो है 0.90 होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 11%, दैट कैन बी रिटर्न एज 0.11 माइनस ग्रोथ रेट है दोस्त यहाँ पर हमारा कुल मिला के अभी निकला था 0.09। शुरू करें? यस सर, शुरू करो। न्यूमरेटर को सॉल्व करूं तो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.10 डिवाइडेड बाय 0.11 इंटू 0.09 इज इक्वल टू 0.11 0.11 माइनस 0.09 इज इक्वल टू 0.02। ठीक है सर, चलो सॉल्व करो, मार्केट प्राइस निकालो, बात को ख़त्म करो सर। 20 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाय 0.02 इज इक्वल टू, यहाँ पर मार्केट प्राइस होगा दोस्त 100 रुपये का। आगे चलते हैं, सेकंड कंडीशन में बात करेंगे, केस नंबर 2। यहाँ पर भी थर्ड कंडीशन है, तो थर्ड कंडीशन में तो जो कंडीशन पहले से है वही एप्लीकेबल होगी। आर इज इक्वल टू 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 11%। केस बी के अंदर दोस्तों हम लोगों ने रिटेंशन रेशो रखी थी 60%, दैट कैन बी रिटर्न एज 0.60। अब यहाँ पे निकालो पहले ग्रोथ रेट विल बी इक्वल टू बी इंटू आर। बी इज इक्वल टू 0.60, आर इज इक्वल टू 0.10 इज इक्वल टू 0.06। चेक कर लो, 0.60 इंटू 0.10 0.06। अब लगाओ फॉर्मूला, प्राइस का फॉर्मूला होगा अर्निंग पर शेयर इंटू 1 माइनस रिटेंशन रेशो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। अर्निंग पर शेयर है 20 रुपीज़ माइनस रिटेंशन रेशो है 60%, दैट कैन बी रिटर्न है 0.60 डिवाइडेड बाय क्या लिखा है मैंने भी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई होना चाहिए था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है 11%, 0.11 माइनस ग्रोथ रेट अभी अभी निकाला है, ये है सॉरी ग्रोथ रेट जी, ग्रोथ रेट अभी अभी निकाला है 0.06 का। चलो सॉल्व करो सर। 1 माइनस 0.60 इज इक्वल टू 0.40, तो न्यूमरेटर होगा 20 इंटू 0.40 डिवाइडेड बाय 0.11 माइनस 0.06 इज इक्वल टू 0.05। अब बताओ मार्केट प्राइस कितना होता है सर? मार्केट प्राइस है 20 इंटू 0.40 डिवाइडेड बाय 0.05 इज इक्वल टू 160 रुपीज़। ये लो, दोनों कंडीशन को ही कंपेयर करके देखोगे तो कंडीशन नंबर 2 में हमने अपने रिटेंशन रेशो को कम कर दिया। अगर ऐसे कंपेयर करके देखोगे तो कंडीशन नंबर 2 में हमने अपने रिटेंशन रेशो को कम करके 60% कर दिया। इसका मतलब डिविडेंड पे आउट रेशो बढ़ा दिया। डिविडेंड पे आउट रेशो बढ़ गया तो मार्केट प्राइस भी यहाँ पर इंक्रीज हो गई। आगे चलें? यस सर, एक कंडीशन और लगे हाथों डिस्कस कर ही लो। ऐड पेज बिलो करेंट टेम्पलेट्स। ठीक है, अब कौन सी कंडीशन डिस्कस करने को रह गई सर? एक कंडीशन और भी है, R इज इक्वल टू 10%, के ई इज इक्वल टू 11%। उसके बाद में अब यहाँ पर रिटेंशन रेशो B इज इक्वल केस सी में हमने रिटेंशन रेशो रखा था 30%। इसका मतलब दिस कैन बी रिटर्न है 0.30। गॉर्डन मॉडल लगाना है, इसलिए सबसे पहले ग्रोथ रेट कैलकुलेट करो, B इंटू आर। ग्रोथ रेट है रिटेंशन रेशो है 0.30, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 0.10, तो हो जाएगा 0.03। अब लगाओ मार्केट प्राइस का फॉर्मूला सर, अर्निंग पर शेयर इंटू 1 माइनस रिटेंशन रेशो डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। ठीक है, अर्निंग पर शेयर है 20 रुपए का, 1 माइनस रिटेंशन रेशो 0.30 होल डिवाइडेड बाय के ई इज इक्वल टू 0.11, ग्रोथ रेट आया 0.03। न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे 1 माइनस 0.30 इज इक्वल टू ये हो जाना चाहिए 20 इंटू 0.70 डिवाइडेड बाय 0.11 माइनस 0.03 इज इक्वल टू 0.08। लो दोस्त बताओ सर, 20 इंटू 0.70 डिवाइडेड बाय 0.08 इज इक्वल टू 175 रुपीज़। अब प्राइस आ रहा है 175 रुपीज़ का। प्राइस बढ़ा क्या? चेक करो। हाँ सर, बढ़ गया। पहले 160 रुपये था, यहाँ पर हमने और रिटेंशन रेशो कम कर दिया, डिविडेंड पे आउट रेशो बढ़ा दिया, तो मार्केट प्राइस और बढ़ गई। ठीक है सर, आओ आगे चलते। अब क्या बचा है सर? हाँ, अब गॉर्डन मॉडल और डिविडेंड मॉडल की क्रिटिसिज्म को डिस्कस करना बचा है। सर क्रिटिसिज्म क्या थे? आओ सुनो। सबसे पहला क्रिटिसिज्म मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले वॉल्टर मॉडल की। वॉल्टर मॉडल के अंदर सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये आया कि वॉल्टर मॉडल में
एक अजम्पशन लगाई गई थी और अजम्पशन ये थी कि आप जो भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी आप फर्दर फाइनेंसिंग करेंगे, वो आपकी फर्दर फाइनेंसिंग प्योरली आपकी रिटेन्ड अर्निंग से होनी चाहिए। यानी अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, नई मशीन लगानी है, नया कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रिटेन्ड अर्निंग को ही यूज करेंगे। बड़ा इम्प्रैक्टिकल है। क्यों इम्प्रैक्टिकल है? क्योंकि पहली बात, आप अपनी अर्निंग से ही बिजनेस के एक्सपांशन को फाइनेंस कर लेंगे। प्रैक्टिकली सुनने में अच्छा नहीं लगता, चलो फिर भी मान लिया कि हमारी रिटेन अर्निंग बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे हुआ ये कि आपने अपनी डिविडेंड पॉलिसी को इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के साथ में मर्ज कर दिया। पहले चैप्टर के अंदर ही पढ़ रखा था व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 फंक्शन पढ़े थे आपने। पहला था इसके अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा था इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा था इसके अंदर डिविडेंड डिसीजन। आपने तो अपनी डिविडेंड पॉलिसी को इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से मर्ज कर दिया, यानी दोनों के बीच में किसी तरह का कोई सेपरेशन ही नहीं है। और सेपरेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल बेसिस पर डिविडेंड पॉलिसी को एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये इसकी सबसे पहली डिसएडवांटेज आई। दूसरा डिसएडवांटेज यहां पर यह भी आई कि इन्होंने कह दिया कि आप मान के चलेंगे कि आपकी कंपनी, आपकी फर्म ऑल इक्विटी फर्म होगी, यानी जो भी फाइनेंसिंग होगी, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, उसमें सिर्फ आपके शेयर होल्डर का पैसा लगा रहेगा। बाहर की एक्सटर्नल बोरोइंग की जगह आपने खत्म कर दी, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। कोई भी कंपनी उठा के देख लो, इक्का दुक्का कंपनी आपको ऐसी मिलेंगी, बड़ी कंपनियां जिनके अंदर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग या डेट फाइनेंसिंग ना हो। बाकी दूसरी कंपनियां तो लगभग 99.99% कंपनियां आज की डेट में उधारियों के पैसे पे ज्यादा चलती हैं। तीसरा इसका यहां पर जो अजम्पशन था वही यहां पे इम्प्रैक्टिकल था। इन्होंने कहा था कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि टेक्निकली ये भी सही नहीं है। अगर कंडीशन ग्रोथ की है तो यहां पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ग्रोइंग कंपनी के केस में अक्सर बढ़ती चली जाती है, लेकिन अगर कोई डिक्लाइनिंग कंपनी है तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऐसी डिक्लाइनिंग कंपनियों के अंदर कम होता चला जाता है। तो ये अजम्पशन भी थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल थी। उसके बाद यहां पर इन्होंने कहा कि चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कांस्टेंट रखना चाहिए, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा कांस्टेंट होती नहीं है। जैसे जैसे आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बदलते जाओगे, डेट कंटेंट को कम या ज्यादा करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदलती चली जाएगी। और चलो आपने मान लिया कि डेट कंटेंट नहीं है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, लेकिन जैसे जैसे यहां पर आपका बिजनेस रिस्क बढ़ेगा, चलो डेट कंटेंट नहीं है तो फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। आपने रिस्क वाले टॉपिक के अंदर पढ़ रखा था, रिस्क 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होते थे दोस्त बिजनेस रिस्क और दूसरे होते थे दोस्त फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क हमेशा किसके कारण आते थे? डेट्स के कारण आते थे, उधारी के पैसे के कारण आते थे। आपने कहा कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट फाइनेंसिंग नहीं होगी, इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क तो खत्म। लेकिन बिजनेस रिस्क तो है, और अगर बिजनेस रिस्क है और कंपनी के डायरेक्टर्स कुछ अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो बिजनेस रिस्क को बढ़ा दे, चलो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट वाले ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे जिससे ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ेगी, लेकिन मार्केट कंडीशंस तो आपकी बिजनेस रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क को बढ़ा सकती है। कल को मार्केट के अंदर डिमांड कम हो गई तो रेवेन्यू गिर जाएगा, या हो सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ जाए, या हो सकता है रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाए, या हो सकता है वेज रेट बढ़ जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाए, हो सकता है आपके दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाए। तो इन सारी कंडीशन में कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो श्रिंक होगा, और अगर प्रॉफिट श्रिंक होगा तो ड्यू टू बिजनेस रिस्क अपने इक्विटी शेयर होल्डर तो पहले से ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करने लगेगा। इक्विटी शेयर होल्डर है कौन? इक्विटी शेयर होल्डर तो ये कहता है कि मुझे जितना ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा उतना ज्यादा मैं रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखूंगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर ने कह दिया आई एम एक्सपेक्टिंग मोर रिटर्न ड्यू टू द हायर बिजनेस रिस्क ऑल्सो। तो ऐसी कंडीशन में कहना कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कहीं ना कहीं ये असम्पशन भी बड़ी इंप्रैक्टिकल थी। सो दीज वर ऑल द क्रिटिसिज्म ऑफ वॉल्टर मॉडल। अब क्योंकि वॉल्टर मॉडल पे ही गॉर्डन मॉडल भी बेस्ड था, और एक क्रिटिसिज्म तो मैंने लिख ही दिया कि इन्होंने वॉल्टर मॉडल के अंदर ग्रोथ वाले कंसेप्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर रखा था। अब वॉल्टर मॉडल के जो क्रिटिसिज्म थे उनमें से कुछ क्रिटिसिज्म गॉर्डन मॉडल में तो दूर हो गए, लेकिन बाकी क्रिटिसिज्म एज इट इज बने रहे। फॉर एग्जांपल, वॉल्टर मॉडल में हमने पहला माना था कि भाई हमारी जो फर्म होगी, हमारी जो कंपनी होगी वो ऑल इक्विटी फर्म होगी, ऑल इक्विटी कंपनी होगी, जो कि यहां पर मानना गलत था। क्योंकि ये गलत इसलिए था मानना गलत था क्योंकि आप ये मान लें कि आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, ये बात गले से नहीं उतरती। दूसरी बात, यहां पर कुल मिला के यहां पर कुल मिला के दूसरी अजम्पशन कहां थी? चलो इस गॉर्डन मॉडल ये है अजम्पशन, सॉरी। हाँ, ये मान लेना कि आपकी पूरी की पूरी फॉर्म इक्विटी फॉर्म होगी। यही डिसएडवांटेज किसके अंदर था? वॉल्टर मॉडल के अंदर, और यही क्रिटिसिज्म किसके अंदर आया? गॉर्डन मॉडल के अंदर भी आया। दूसरा,
यहां पर इन्होंने ये मान रखा था कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट होगा, ये भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल था। चलो ग्रोथ रेट के कारण आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यहां पे बदल सकता है, इस बात को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला जो क्रिटिसिज्म वॉल्टर मॉडल के अंदर था वो बहुत हद तक गॉर्डन मॉडल में दूर हो गया। लेकिन गॉर्डन मॉडल में अभी भी एक क्रिटिसिज्म बाकी था कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा कांस्टेंट कैसे रह सकता है? दिस क्रिटिसिज्म वाज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ वॉल्टर मॉडल एज वेल एज इट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ गॉर्डन मॉडल। इतना क्लियर? यस सर, क्लियर है। तो यहां पर दोस्त हमने वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल के बीच का यहां पर कुल मिला के डिस्कशन कर लिया, क्रिटिसिज्म भी देख लिए। यहां पर कुल मिला के सारी बातें हमने पढ़ ली हैं कि कब आप अपने शेयर की मार्केट प्राइस को बढ़ा सकते हैं, कब आप मार्केट प्राइस को कम कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी डिविडेंड पॉलिसी शेयर के मार्केट प्राइस के ऊपर इंपैक्ट डालेगी, और आप अपने शेयर का मार्केट प्राइस कुल मिला के कैसे निकालेंगे। ये सारी बातें हमारी गॉर्डन मॉडल के अंदर हो गई। तो ये लेक्चर दोस्त मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। यहां पर हमने वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल के से रिलेटेड थ्योरीज या मॉडल की बात की, उसके पीछे के लॉजिक को समझा, उनके फॉर्मूले को एनालाइज किया, साथ में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए। सर अगले लेक्चर में क्या होगा? अगले लेक्चर में जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच में डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे, उससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारे इन 3 मॉडल की रिवीजन होगी और साथ में हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय, हैव अ नाइस डे।